सो जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कमेंट में बताना भाई। और उम्मीद करता हूँ आप परिवार आपका सब सही होंगे। तो आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम यूनिट एंड डायमेंशंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरा नाम है अंशु शुक्ला। एंड मैंने भी एनडी रिटर्न क्लियर कर रखा है। और डिफेंस टूर विथ यस पे हम ये आगे लेक्चर करेंगे। और हाँ, आप सबको लोगों को ना मैं इस प्लस साइन में देखना चाहता हूँ। ये देख रहे हो ना भाई, प्लस साइन लेके आना है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल का रिकैप बता दूं मैं आपको कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने की थी, जो कि 7 होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस चैनल पे। 7 क्वांटिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं सब बताया था मैंने। और उन 7 क्वांटिटीज से ना ये डेराइव क्वांटिटी बनती है, ये भी बताया था कैसे क्या होता है। साथ ही एक्स्ट्रा यूनिट्स रेडियन स्टेरेडियन ये सब बताया था, सब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। तो आप वहाँ से रिकैप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम ना यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल जानते हैं। ये जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं, आपको याद हो तो। आई श्योर यार, इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे यार एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं का ना मैं यूनिट्स बताऊंगा आज आपको। यूनिट्स में सबसे पहले ये रेडियन आता है। ये रेडियन ना आपकी प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल यार वही स्क्वायर रेक्टेंगल कॉपी पे बनाते हो ना, क्रश की कॉपी पे बनाया था। फिर क्रश ने बोला था भाई क्या बच्ची वाली हरकत करता है। फिर आपका दिल टूट गया था वहां से। कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन जो होता है मतलब स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो। ठीक है। और स्टेरेडियन ये 3D फिगर्स की होती है। जैसे बर्थडे कैप बताया था मैंने, छोटे भाई के लिए बर्थडे कैप लेने जाते हो, वो उसका जो कोन का एंगल होता है अंदर से, वो उसे बोलते हैं 3D फिगर्स। और उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन ना। और ये पाई रेडियन का ना आपको रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पाई रेडियन ना आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, और ये अलग से भी लिख दिया है। लो, राइटिंग पे थोड़ा यार भाई माफ कर देना, अभी माउस से ही लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पाई रेडियन ना आपका इसके बराबर होता है 180 डिग्री के। ये रेडियन ऐसे डिनोट होता है। ठीक है, अभी आपसे ये पूछ सकता है 1 डिग्री कितना होता है, तो आप ऐसे बता देना भाई, पाई बाई 180। यार सिंपल डिवीजन ही तो है यार। मैथ्स का इतना लेवल पढ़ रहे हो, इतना तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 180 लिख दोगे। अभी मान लो 1 डिग्री में इतना होता है, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। अभी आपसे कोई पूछ ले 30 डिग्री में बताओ कितना रेडियन होगा, बता दोगे यार। मेरे से सीख रखा है आपने। देखो, पाई बाई 180 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई ना 30 डिग्री से कर देना, आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा, आई एम श्योर। जैसे ही डिवाइड करोगे ना आप, ये 30 से ये 180 कैंसिल हुआ 6 बार, तो आपका कितना आ गया यार, पाई बाई 6। बहुत सिंपल है भाई, बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये तो, है ना, कर दोगे ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना और नोट्स में ऐड कर लेना। बताया था ना कल नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हाँ वैसे ही। फिर आगे चलते हैं भाई। ये टेम्परेचर कल आपको बताया था, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। ठीक है, इसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ह्यूमर। इन तीनों के चारों के रिलेशन भी बताऊंगा क्या होते हैं। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, प्री वी आई क्यू आ रखा है। मतलब ये सारे सेशन हो जाएंगे ना, एक अलग से पी आई क्यू का लेके आऊंगा यूनिट डायमेंशंस पे। उसमें सी ए पी एफ सी डी एस एन डी ए तीनों के कवर करा दूंगा, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये केल्विन होती है, और ये अदर यूनिट सेल्सियस फ़ारेनहाइट ह्यूमर। आगे चलते हैं। ये देखो इसका ना मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा आज, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ट्रिक बता दूंगा भाई। जैसे सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में अभी दिक्कत होगी ना, अभी समझाता हूँ क्या होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ना आपका तब बोलते हैं जब आपका लिक्विड ना वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर के पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कब, जब लिक्विड ना आपकी वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। घर पे पानी गर्म तो किया ही होगा भाई, चाय वगैरह बनाते हो तो पहले पानी गर्म करते हो ना, फिर उसमें दूध ऐड करते हो, चाय पत्ती डालते हो, अदरक डालते हो, और शुगर थोड़ी बहुत। ठीक है, तो लिक्विड है ना आपकी डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होती है, उसी को अपन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से फिर लिक्विड ना वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती है, उसी को कहते हैं। समझ आ गया होगा आई होप। नहीं भी आया भाई कमेंट में बता देना, और कोशिश करूंगा अच्छा बताने की। प्रैक्टिकल वीडियो ला दूंगा भाई। और बताओ, मेल्टिंग पॉइंट ना आपका क्या होता है? जब आपका कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है यार। आप गर्मियों में आइसक्रीम आई बाहर खरीदने गए तो वहां पे आइसक्रीम मेल्ट होती है, तो वो सॉलिड से ना लिक्विड में जाती है आपके। सॉलिड से लिक्विड किया ही होगा भाई। 10 रुपए की आइसक्रीम लेने गए होगे या कुछ और। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। सिंपल है भाई। ठीक है, तो अब उसी को समझते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 हो गया, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ये सेल्सियस में बताया मैंने आपको। ठीक है, और ये वाटर के लिए स्टैंडर्ड केल्विन में 373.15 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट ये होता है। 273.15 ये याद करने के लिए है, याद कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट ना आपका 212 फ़ारेनहाइट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट। उसके बाद र्यूमर में बॉइलिंग पॉइंट 80 होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे डिग्री सेल्सियस का सी होता है ना, वैसे ही। तो इनका कन्वर्जन अभी मैं देख ब्लैंक पेज पे बताता हूँ कैसे होता है। ओके, इसके कन्वर्जन के लिए ना आपको एक चीज याद करनी होगी। देखो, ऊपर जैसे डिग्री सेल्सियस है ना, पहले डिग्री सेल्सियस लिखो। उसमें माइनस में क्या लिखोगे भाई आप? माइनस में मेल्टिंग पॉइंट लिखो यार। मेल्टिंग पॉइंट की जगह डायरेक्ट लिख दो ये डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट अभी बताया ना मैंने कितना होता है। एक सेकंड, देखो मेल्टिंग पॉइंट 0 है ना, यही नोट किया मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ना आपको दोनों का डिफरेंस लिखना है भाई। 100 - 0 कितना होता है? 100 ही होता है ना। और देखो एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो भी हो अभी बताऊंगा, माइनस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। ये ट्रिक है भाई, डायरेक्ट कन्वर्जन कर लोगे यार, याद रख लोगे तो। ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये याद रखना। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डिफरेंस यार, डिफरेंस। सिंपल सिंपल, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, इतना याद रख लोगे ना। ठीक है, यही लिखा है मैंने। डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट वही 100 - 0, तो ये ऐसे हो गया। अभी फ़ारेनहाइट में ना, अभी देखते हैं। देखो फ़ारेनहाइट का एफ लिख दिया आपने। अभी आपको क्या लिखना है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अभी याद ही होगा कितना था, 273.15। ठीक है, ये लो आ गया आपका 273.15। अभी डिवाइड में क्या आएगा भाई? यार डिफरेंस लिख दे यार। 100 आता है यार, कैलकुलेट कर लेना। देखना अभी बताता हूँ कैसे आया 100। पीछे स्लाइड पे जाओगे आप, देखो चेक करो। इसका डिफरेंस निकालोगे ना, 373.15 का 273.15 से, तो 100 निकलेगा एग्जैक्टली। ओके, तो वो लिख देना है आपको। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? अभी आपका रह गया है ओ सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये फ़ारेनहाइट का नहीं था, ये केल्विन का था। माय मिस्टेक, माफ कर देना भाई। हाँ, एक सेकेंड। ये ना केल्विन का है आपका। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इरेज का पता नहीं कहाँ है। ये केल्विन का है। फ़ारेनहाइट का भी आएगा। ये देखो, ये आ गया। फ़ारेनहाइट का ना आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट 32, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है आपका 180। आप लोग चेक कर लेना कैसे लिखा है मैंने डिफरेंस। कैसे करना है भाई? पीछे स्लाइड पे देख लो। एक सेकेंड, ये रहा। ये देखो फ़ारेनहाइट का 21232, इसका डिफरेंस लोगे ना 180 आएगा एग्जैक्टली। ओके, उसके बाद अब र्यूमर पे आते हैं भाई। अरे गलती हो जाती है भाई, इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी र्यूमर में ना मेल्टिंग पॉइंट होता है 0, चेक करना। और उसका डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का 80, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 और मेल्टिंग पॉइंट होता है 0, तो इसका 80 आ गया। ठीक है, ये ना आप नोट्स में बना लेना, इस हैंड राइटिंग में मत बनाना, थोड़ा अच्छा लिखना, तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। स्टैंडर्ड ये है। जैसे या तो मैंने डिग्री सेल्सियस एग्जांपल के लिए लिया है, आप यहाँ के केल्विन फ़ारेनहाइट र्यूमर कुछ भी लिख दो, माइनस मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, और डिवाइड में वही दोनों का डिफरेंस आएगा। ऐसे आप कन्वर्जन ना सेकेंड्स में कर लोगे। और भाई PYQ आ रखे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट स्लाइड। ओके, ये ना आपकी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है,
इम्पोर्टेंट मैंने लिख भी दिया, ठीक है। इसको नोट कर लेना, हैंड राइटिंग अच्छी लिखना थोड़ी, मेरे जैसी नहीं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या होता है आप पूछोगे, बताता हूँ। द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, मतलब ये जो है ना आपका लिखा हुआ है, इससे ना, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इतना ही है जो है लोएस्ट में। -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे आपका ऊपर नहीं जाएगा भाई, -273 के ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा मतलब ऐसे नहीं होगा -400 डिग्री सेल्सियस, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्योंकि हाईजेस्ट ना मैंने लिख रखा है, यही है हाईजेस्ट। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हाईजेस्ट है भाई। आप बोलो कि सर -300 पॉसिबल है, नहीं है भाई, क्योंकि ये -273 तक ही है। ठीक है, सिंपल आंसर ये है इसका। आप अगर मेरे से 280 भी बोलोगे ना, वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब माइनस का, सॉरी, माइनस का 280 भी बोलोगे ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। यही जो दिख रहा है ना, यही पॉसिबल है। और इसको केल्विन में ना 0 केल्विन बोलते हैं। अगर आपको डाउट हो, आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करिए और आप निकाल लीजिए उसको, ये 0 केल्विन आएगा, ओके। और हाँ, एक स्पेशलिटी ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ना वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस बिकम जीरो। जो गैस का आप वॉल्यूम और प्रेशर होता है ना, वो जीरो हो जाता है भाई, एग्जैक्टली और इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एनडीए वालों नोट कर लेना, वरना फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं था। पीवाईक्यू आपकी कराऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसी इम्पोर्टेंट, अच्छे से नोट करना इसको, ओके। अगर कोई डाउट है इसमें भी तो भाई कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है। उसके बाद अभी, अब आप लोग मेरे से पूछोगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं। तो ये ना -40 पे इक्वल होते हैं दोनों। अभी आप पूछोगे सर कैसे बोल रहे हो आप इक्वल होते हैं, हमें तो आता ही नहीं है। बताता हूँ भाई, एक सेकेंड। इसको ना निकालने के लिए आपको वही जो फॉर्मूला बताया था वो लिखो, ये वाला C -0 डिवाइड में 100। और क्या है, फ़ारेनहाइट का है ना, तो फ़ारेनहाइट का इक्वेट करो। फ़ारेनहाइट का क्या बताया था मैंने, F -32। हाँ 32 और 180 डिवाइड में, ठीक है, 180, ये हो गया। अब इक्वल करना है ना, तो ये सी को और एफ को इक्वल रखोगे ना, तभी तो वैल्यू इक्वल पे निकलेगी। फिर किसी एक की निकाल लेना, अभी मैं सी की जगह एफ रख देता हूँ, ठीक है। एफ रखा मैंने, ये देखो, F -0 भाई, अब नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को कौन ही मानेगा अभी, ठीक है। फिर भी मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए रख दिया, अगली बार से हटा दूंगा उसको, ठीक है। अभी इधर भी एक एफ है ना, वो भी रख दो, F -32। और डिवाइड में आपका 180, ओके। अभी इसकी एफ की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे यार, मैथमेटिक्स तो आपका अच्छी होगा, एनडीए वाले बंदे हो यार, सीडीएस में भी मैथ आता है। तो 180 एफ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये तो आते ही होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 180 एफ यहाँ बन गया। और इक्वेट में क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई एफ में करोगे तो 100 एफ बन जाएगा, ठीक है। कोई अगर नहीं आती है स्टेप समझ में, आप टाइम स्टैम्प कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कमेंट में। -100 का मल्टीप्लाई 32 से करोगे तो 3200, ओके। अभी क्या है भाई, ये 100 प्लस का इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 80 एफ आ जाएगा, ठीक है। 80 एफ और इक्वेट में क्या आ जाएगा, माइनस का 3200, ये आ गया। अभी एफ 80 से डिवाइड कर दो यार 3200 को, कितना आ जाएगा भाई, -40। ये प्रूफ कर दिया ना मैं आपको। नहीं, कंफ्यूजन होता है कैसे बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल होते हैं -40 पे, ये ऐसे होते हैं। और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी भाई कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली ये होता है। और नियर बाई देखोगे तो ये 37 होता है, ओके। ये कर लेना। 92.4 भाई यार, कन्वर्ट कर देना इसी फॉर्मूले में, इसको रख के ये 98.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। आगे क्वांटिटीज बताता हूँ क्या क्या होती है। क्वांटिटीज के ना दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकंड वन इज वेक्टर। अभी आप पूछोगे स्केलर क्या होता है। स्केलर भाई कुछ नहीं होता भाई, एक वैल्यू होती है। स्केलर अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझना है क्या होता है, तो वो अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड। मान लो आप ना
पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई भाई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन तो है ही नहीं है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होता है। ठीक है, इसके स्केलर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो है वो आपके स्केलर होते हैं। बाकी का हर यूनिट में, जैसे वर्क में, पावर में, फोर्स में, एक्सलरेशन में, सब में बताऊंगा ये कौन सी क्वांटिटी होती है। तो वहाँ आपका और क्लियर हो जाएगा। तो ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। आप तो ये जान लो बस, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो आपका स्केलर होगा, जिसमें डायरेक्शन होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये वेक्टर, आप वेक्टर की ये एग्जांपल होंगे ना, वो वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सलेरेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी लिख दे रहा हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ना आपके स्केलर के हैं, ये ना, ये ना आपके स्केलर के हैं। और इसके वेक्टर के ना आपके ये हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सलरेशन हो गया यार, और वेलोसिटी हो गया। ये सब इनमें ना डायरेक्शन होता है। आप पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। अभी ना आप यहाँ थे पॉइंट ए पे, ठीक है, ये पॉइंट बी रहा आपका, और एक पॉइंट सी ये रहा आपका। अब ना आपने कहा, मैं मेरे को ना गाड़ी नई नहीं मिली है, फोर व्हीलर आपको मिल गई, आपने डीजल डलाया उसमें, आप ए से बी गए, मस्त घूमते हुए जा रहे हो, गेड़ी मार रहे हो, और ये बी से सी आए आप। फिर वहीं आपका एक फ्रेंड था, वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा भाई डीजल से पोल्यूशन होता है ये वो, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने कहा मैं डायरेक्ट कोई शॉर्टकट ढूंढता हूँ। तो उसने ए और सी के बीच में डायरेक्शन देखा और उसने सीधा ए से सी कर दिया। ये देखो ये डायरेक्शन, तो ए से सी जो आ गया ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी गया, बी से सी आया, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, और जहाँ डायरेक्शन की बात होती है वहाँ वेक्टर होता है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो ही गया होगा, बाकी का नहीं हुआ हो कमेंट सेक्शन। और अभी आपको मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्या होता है, पहली बात तो आपको वेक्टर बताता हूँ, ये सब क्या होता है वेक्टर। तो वो देखो, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिनोट ना एरो से करते हैं। अभी आप पूछोगे एरो क्या होता है, कैसे, क्या, वो बताता हूँ। डिनोटेड बाई एरो, एरो मतलब ये ऐसा एरो। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये पीछे वाला ये। ठीक है, अब वेक्टर समझते क्या होता है। ये ना यहाँ से एक ऐसे गया, एक इस तरीके से गया, ये वेक्टर ही है दोनों, और एक ऐसे गया, ये ए वेक्टर था। वेक्टर तो पता चली गया ना, हेड से टेल। ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट होके इधर साइड जा रहा है, ये डायरेक्शन है। तो सी को वेक्टर बोलते हैं, ये बी वेक्टर हो गया आपका, और ये सी वेक्टर हो गया। अब इन वेक्टर की मदद से किसी ने भाई, किसी को क्यूरियोसिटी जागी, कुछ नया करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। उसने थम्स अप पिया, आ गया भाई वो भी, उसने कहा वेक्टर तो आ ही गए हैं, कुछ नया लेके आते हैं। उसने कहा कि ए वेक्टर ना आप बी वेक्टर के साथ जोड़ दो, मतलब ऐड कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आ जाएगा भाई, सी वेक्टर आ जाएगा। लो, इसने भी नया कुछ ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाता है। और इसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी चलता हूँ आगे, वहां बताऊंगा। इसमें डायरेक्शन का ही खेल है भाई वेक्टर में। और वेक्टर का जो रोल है वो वेक्टर क्वांटिटीज में भी है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में भी है। तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये इसका, जैसे मान लो ए वेक्टर की कोई वैल्यू है, अभी आपने 11 12 तो पढ़ ही रखा होगा यार, मैथमेटिक्स के बंदे हो तो। जैसे मान लो इसकी आई कैप वैल्यू है, और इसकी जे कैप है, और इसकी के कैप है। ठीक है, और बी वेक्टर मान लो अपना, मान लो 2 आई कैप है, नहीं, आई कैप है प्लस 2 जे कैप है। ठीक है, अब इन दोनों का आप ऐड करोगे ना, तो जो उसका ए प्लस बी का आएगा ना, वो सी के बराबर होगा भाई।
ये इस तरीके से फॉर्मुलेट किए जाते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा बहुत आप देख सकते हो वैसा ही है, लेकिन इसमें स्क्वायर का सिस्टम नहीं रहता है। तो ये ना सी के बराबर ही आएगा, इसकी फॉर्मेशन और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि सी के बराबर ही आएगा। तो ऐसे इतना समझ सकते हो आप। और फिर आती है टेंसर क्वांटिटी। स्केलर समझ लिया, वेक्टर आ गया, वेक्टर क्वांटिटीज। और उसके बाद टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है भाई, डायरेक्शन भी होती है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन भी कैरी करती है, मैग्नीट्यूड भी कैरी करती है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती, तो उन्हें टेंसर क्वांटिटी बोलती है आप। अभी आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिल्कुल लो यार। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका करंट। करंट ना आपका डायरेक्शन भी होता है उसके पास, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है वो कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। स्टेटमेंट आती है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट वेक्टर, वो टेंसर क्वांटिटी पूछेगा क्या होती है, सेकंड में एग्जांपल पुट करके पूछेगा कि ये टेंसर क्वांटिटी होती है या नहीं होती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट्स में भाई ऐड करते चलना, आप ही का फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं है। और फिर अभी आता है स्केलर। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वगैरह से क्या मिलता है, अगर स्केलर स्केलर को डिवाइड करोगे तो स्केलर मिलेगा। आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूँ। आपने ना, टू था आपके पास कोई क्वांटिटी, आपने उसको डिवाइड भी टू से ही कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास वन आएगा ना। तो वन क्या हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया यार। सिंपल है भाई, स्केलर आ गया ना ये भी। तो बस यही बोलना चाहता हूँ। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे स्केलर मिलेगा, स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर से करोगे स्केलर मिलेगा। मल्टीप्लाई मतलब थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना आएगा भाई, नाइन आ गया ना। तो बस ये भी स्केलर ही है। वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर नॉट पॉसिबल भाई, इसका कुछ नहीं आता है, नॉट डिफाइंड है। वेक्टर डिवाइड बाई स्केलर, अरे अभी रुको एग्जांपल लो। टू आई कैप है आपके पास, कोई वेक्टर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। राइटिंग इग्नोर करना, बस वर्डिंग पे ध्यान दो थोड़ा। थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप है आपका। अभी आप ना इसको स्केलर से डिवाइड कर दो यार, स्केलर वही यार, टू थ्री फोर फाइव कोई भी नंबर। मान लो मैंने सिक्स से डिवाइड कर दिया। अभी ना आपका, ये आप डिवीजन करोगे ना जैसे इसका, तो ये टू डिवाइड बाई सिक्स, ये सिक्स ना सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू के नीचे भी आएगा, थ्री के भी, फोर के भी। टू के जब डिवाइड में सिक्स आएगा तो वन बाई थ्री हो जाएगा यार। वन बाई थ्री, यहाँ पे आई कैप प्लस वन बाई टू, क्योंकि थ्री बाई सिक्स क्या होता है, वन बाई टू, जे कैप प्लस फोर बाई सिक्स कितना होता है, टू बाई थ्री, के कैप। सिंपल भाई, और कुछ नहीं आया हो पूछ लेना। और वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर स्केलर से हुआ तो भी वेक्टर आएगा, पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। थ्री मान लो एग्जांपल के लिए, इसका मल्टीप्लाई ना आप किसी वेक्टर के साथ कर रहे हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आपका क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देना जरा, सिंपल कैसे करते हो, बचपन में कैसे करते थे। थ्री का मल्टीप्लाई आई के साथ करोगे, थ्री आई कैप, और थ्री का मल्टीप्लाई जे किससे करोगे तो थ्री जे कैप, थ्री का मल्टीप्लाई के से करोगे तो थ्री के कैप यार, बस सिंपल। अभी ये आपको क्या दिख रहा है यार, ये स्केलर लग रहा है या आपको वेक्टर लग रहा है। मेरे हिसाब से तो वेक्टर लगना चाहिए, क्योंकि आई जे कैप दिए रखे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर स्केलर होता है, उसको भी समझाऊंगा भाई कैसे होता है, एक सेकेंड। इसको ना कहाँ समझाऊं, इसको ना इरेज करके समझाता हूँ यार, स्पेस की कमी हो गई आज। कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करना पड़ा भाई। इसको रेज करता हूँ, इधर समझा देता हूँ आपको। तो फिर वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ये आई जे कैप क्या होते हैं, ये आपको किसी को कंफ्यूजन हुई तो बता दूंगा इसमें। ठीक है, अभी देखना, वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर क्या होता है वो समझाता हूँ आपको। अब कोई वेक्टर आप ले लो आई कैप प्लस जे कैप ले लो, ये एक वेक्टर मान लो। ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, कोई एक और वेक्टर ले लो आप, टू आई कैप प्लस टू जे कैप ले लो यार। जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो आपके पास एक स्केलर निकल के आएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन ना दो टाइप का होता है, क्रॉस और डॉट।
तो वो थोड़ा मैं आगे समझाऊंगा, स्लाइड्स में ऐड भी नहीं है, तो वो अभी आपको नहीं आएगा शायद से। अगर 11 12 अच्छे से किए तो आप ये कर लोगे इजिली। उसके बाद आई जे कैप का बता देता हूँ क्या होता है। देखो आई ऐसा होता है, 3D सिस्टम ऐसा होता है कुछ, ठीक है। ये आपका वाई हो गया, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी रियल लाइफ एग्जांपल समझना है तो आपका जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो ना, रूम या हॉल हो, उसमें देखना आप कोई एक कॉर्नर देखो भाई, जमीन का कॉर्नर देखो। जमीन का कॉर्नर है ना आपका ऐसा होगा, ऊपर एक दीवार का ऊपर से आ रही होगी, एक ऐसे जमीन में होगा साइड से, और एक ऐसी जमीन में इस तरफ को आ रहा होगा, तो एक ये कॉर्नर यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये आपकी जमीन है, ठीक है। और ये दीवार का वो कॉर्नर है। तो इसी को अपन बोलते हैं 3D सिस्टम। 3D सिस्टम इसी को बोलते हैं, इसी में ये आई जे के कैप होता है। और इसी की लोकेशन को डिनोट करने के लिए आई जे के कैप यूज होते हैं। अगर देखो, आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा सिस्टम है। ये आई कैप हो गया, ये वाली लाइन मान लो आई की वैल्यू, आई की देखो ये है 1 आई कैप लिखा है, और 2 जे कैप लिखा है, +3 के कैप लिखा है। अभी आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले आपने 2 का पढ़ रखा था एक्स और वाई एक्सिस में, अब ये 3 का है भाई। 3 को इसलिए लिखते हैं, देखो आई कैप यहाँ डिनोट हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 को ना अपन यहाँ कहीं मान लेंगे, और 3 को इसके रिस्पेक्ट में मानेंगे। तो आप थोड़ा एनालाइज करो अपने अंदर, मतलब ये पॉइंट कहीं ना 3D में होगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ऐसा आएगा एयर में रहेगा, ये पॉइंट 3D लोकेशंस बताएगा। इसका सिस्टम ये होता है वेक्टर्स का, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कल आपको मैंने बताया था कि कभी आप मीटर यूज करते हो, कभी सेंटीमीटर यूज करते हो, ये सब गेम क्या है। ये गेम ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स का है। आप देखो सभी, कोई पहले आया कोई बाद में आया, मतलब सभी यूनिट्स ने अपना अपना एक रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है। पहले कहीं FPS चला, फुट पाउंड सेकेंड फुट। अभी भी देखते हो भाई, हाइट वगैरह नापते हैं ना, कितने फुट हाइट है, बोलते हो ना 5 फीट 10 इंचेस, ठीक है। तो ये आपकी हाइट मेजर में आती है फुट, और टाइल्स वगैरह की मेजरमेंट में आती है फुट। तो इस तरीके से आपकी ये फुट का यूज होता है, ठीक है। अभी पाउंड, पाउंड क्या होता है यार। पाउंड मतलब ये केक लेने जाते हो ना, 1 पाउंड का केक दे दो अंकल, 2 पाउंड का केक दे दो, ऐसे बोलते हो ना। बर्थडे पे क्रश का बर्थडे है, केक लेने गए, अंकल 4 पाउंड का केक बनाओ, क्रश का बर्थडे है, कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसे बोलते हो ना। तो बस याद कर लो भाई, अगर पता चला वहां आपको पता ही नहीं है 1 पाउंड में कितना वजन होता है, 453 ग्राम होता है भाई। वरना पता चले और आना आपका आगे कुछ नहीं बोल रहा मैं। 1 पाउंड 453 ग्राम होता है। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, तो ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता डायरेक्टली पूछ ले 1 पाउंड में कितना वेट होता है। और अभी बताऊंगा सारे ये। और CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। इसमें ना आप मीटर यूज नहीं कर सकते CGS में, सेंटीमीटर करोगे लेंथ के लिए, वेट के लिए ग्राम यूज करोगे, टाइम के लिए सेकेंड। सेकेंड का जज्बा है भाई, तीनों जगह चारों जगह आएगा ये सिस्टम, इसमें भी आएगा SI में भी। और MKS का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब आप लेंथ में मीटर यूज करोगे, वेट में किलोग्राम यूज करोगे, सेकेंड्स अरे टाइम के लिए यार। SI सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है भाई, ये सब मानते हैं, ये मतलब सबका बाप है एक तरीके से, ये बोल लो। सब इसकी मानते हैं भाई, ये हर जगह चलता है, इंडिया पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान में हो सकता है ना भी चले, और वहाँ तो अलग ही सीन है, नो कमेंट। तो ये मतलब ना ऐसा कुछ सिस्टम है इसका SI का, थोड़ी माफ कर देना इनफॉर्मल होने के लिए। और ये इसका सिस्टम ऐसा है कुछ, और बाकी का ये ना SI MKS को ही फॉलो करता है, इसमें सारी चीजें ना MKS की आती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता फिर इसको बनाया ही क्यों, MKS ही यूज कर लेते। कोई ना, मतलब ये फॉलो करता है MKS को। MKS वही मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें भी मीटर, लेंथ मीटर में नापी जाएगी, वेट किलोग्राम में, और टाइम सेकंड्स में। ओके है ना। कोई कंफ्यूजन डाउट, कमेंट सेक्शन। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं भाई, 12 इंचेस होते हैं। कोई पूछ ले बता देना भाई, और क्रिएट हो जाएगा आपका। 1 इंच ना 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये याद रखना भाई। ये ना SSB इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से यार। चलो कोई ना, बता दिया था मैंने। तो 1 पाउंड ना 453 ग्राम के इक्वल होता है भाई, केक का स्टम्प 1 पाउंड।
2 पाउंड केक बोला आपने, तो आप पता है वेट, उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो। 2 का मल्टीप्लाई कर दो यार। 2 3 6, 2 5 10 906 ग्राम। इतना वेट होगा केक का जो 2 पाउंड की होगी। ठीक है। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में कोई पूछ दे कितने इंचेस होते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मैनी इंचेस, तो यार भाई 1/2.54, इसका डिवाइड डिवाइड कर लेना जैसे भी हो, और आंसर बता देना उसको। 12 इंचेस में कोई 1 फीट होते हैं। अगर 1 इंच में कोई पूछ दे फीट, तो 1/12 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही था। आई होप आप सबको समझ आया हो, नहीं भी आया हो भाई पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा उस पे डिस्क्रिप्शन में। और ये हमारा प्यारा सा चैनल है, डिफेंस टूर विथ यस। यस भैया मेरे सीनियर हैं, तो उन्हीं ने क्रिएट किया ये। और जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, हाँ भाई आप ही लोग हो यार। जाओ LOC LAC पर रक्षा करो यार देश की। LOC LAC पता ही होगा भाई इसके बारे में, बॉर्डर्स के लिए में। LOC पाकिस्तान के साथ लगता है, LAC आपका चाइना के साथ लगता है। तो बी होप आप बनेंगे ऑफिसर्स। मैं भी करूँगा यार कोशिश CDS वगैरह निकालने की। और कीप कंसिस्टेंट यार, कोई भी एग्जाम हो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया, कल मन नहीं है, परसों बुआ के यहाँ गए और उससे के बाद मामा के यहाँ गए, ऐसा नहीं होता यार। पढ़ते चलो यार। ठीक है। वर्क हार्ड करो यार, जरूर आएगा रिजल्ट एक दिन, ऐसा नहीं है भाई, आएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू एवरीवन।